हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आज हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का प्रोसेस भी और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस भी कवर करेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे इसी के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। और लेकिन हम बता दें कि हम फैक्टर्स डिस्क्राइब करेंगे और प्रोसेस और लिमिटेशंस, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। तो सबसे पहले फैक्टर्स की बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट एंड दीज पुट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन बिजनेस। हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दीज पुट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन बिजनेस, इसकी वजह से बिजनेस पर जो है एक ग्रेट इफेक्ट पड़ता है। तो देयर में बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग प्लान मैनेजमेंट लाइक प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, फेसिंग द कंपटीशन, इंक्रीज इन सेल। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के। अब जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट प्लानिंग उसका डेवलपमेंट हो सकता है, फेसिंग द कंपटीशन, इंक्रीज इन सेल्स। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो दीज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है जो कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि बनाते हैं फॉर दी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को की अचीवमेंट के लिए। तो ये था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो था पहला ऐसा फैक्टर था जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को अफेक्ट करता है। सेकेंड हमारा फैक्टर आता है फिजिकल रिसोर्सेज का। While preparing strategic marketing planning, physical resources of organization should be considered first of all. तो जब हम strategic marketing planning prepare कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो organization के physical resources को भी consider किया जाता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि in the absence of availability of resources, marketing planning is not only difficult, rather it is impossible. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो मार्केटिंग प्लानिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा। मटेरियल, मशीन, मैन एक्सेट्रा, ये जो है इंक्लूड होते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। क्या? मटेरियल, मशीन और मैन। तो ह्यूमन रिसोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्केटिंग प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मार्केटिंग टारगेट्स। तो मॉडर्न टाइम में बिजनेस इज डन बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न टाइम में जो बिजनेस होता है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर होता है। और जो प्रॉफिट होते हैं वो भी जो है स्ट्रेटजी बनाने पर ही होते हैं जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं। अब प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी हो सकता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में डिफरेंट मार्केटिंग प्लानिंग की ज़रूरत होती है हमें फॉर सेलिंग द गुड्स इन मार्केट, ताकि हम अपने गुड्स को जो है वो मार्केट में सेल करें। फिर आता है हमारा नॉलेज ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे को मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपने स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेनली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, ये सब जो है इंक्लूडेड होता है। इसीलिए इस प्रकार एक मार्केटिंग मैनेजर जो है वो प्रिपेयर करता है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान।
कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो वाइल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान स्पेशल कंसिडरेशन इज गिवन टू कॉस्ट फैक्टर। जब हम अपना स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे कि जो नया प्लान बनाया जा रहा है वो कॉस्ट फैक्टर के ध्यान में रख के ही बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की। तो जब हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपेयर बना रहे हैं, तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को भी कंसीडर करा जाना चाहिए। जैसे कि डेमोग्राफिक इन द सेंस कि जो कि हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड होती है, कंज्यूमर की लैंग्वेज, उनका लिविंग स्टाइल, उनका इनकम, उनके लेवल ऑफ एजुकेशन, उनके साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सब जो है कंसीडर किया जाता है। तो इसी प्रकार एक मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको कलेक्ट करनी चाहिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन फैक्टर से रिलेटेड जब वो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रिपेयर कर रहा है। फिर आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। तो बिफोर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब मतलब स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान को प्रिपेयर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें कंट्री के, लाइक पर कैपिटा इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ये सब इंक्लूड होना चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में होता है। और दीज आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री, ये हर कंट्री में अलग होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इन फैक्टर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को। फिर हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। तो नंबर 1 है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। पहला स्टेप है कि आपको एनालाइज करना है, आपको इवैल्यूएट करना है, किसको, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज स्टडीड, एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड व्हाइल मेकिंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है जब हम एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तब। तो इसके लिए ऑल द फैक्टर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रोग्राम लाइक इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर को स्टडी किया जाता है। तो फ्रॉम दिस एनालिसिस एंड स्टडी इट इज़ नोन दैट व्हाट चेंजेस आर अकरिंग इन दिस फैक्टर्स। तो इस एनालिसिस और इस स्टडी से हमें ये पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, हाउ डू दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे ये चेंजेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर डिटरमाइन दैट व्हाट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू हिम। तो इस बेसिस पर, इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करता है कि हाँ भाई हमारे लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी कि थ्रेट्स अवेलेबल हैं जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस का। ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आर द बेसिक पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिक पॉइंट है किसी भी मार्केटिंग प्लानिंग का, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ही प्लान करते हैं। तो बिना ऑब्जेक्टिव के प्लान ही इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नो प्लान कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली अनटिल एंड अनलेस वी नो दैट वट वर्क वी हैव टू डू। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या काम करना है तो कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग मैनेजर शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो थर्ड स्टेप में हम मार्केट प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या मार्केट प्रॉब्लम्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हम ये देखते हैं, और इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑन वन साइड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पावर लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, फिजिकल रिसोर्सेज, कंपेटिटिव एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तो आप जानते हो कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक साइड तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है ना, पावर्स है, लाइक आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, है ना, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं, वो फाइनेंस हो गया, पैसा हो गया, और फिजिकल रिसोर्सेज में हमारे मशीन भी आ गया, है ना, और कंपेटिटिव एबिलिटी, भाई एबिलिटीज, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम भी होता है। लेकिन दूसरी साइड कुछ वीकनेसेस भी होते हैं। ये तो थी स्ट्रेंथ्स,
लेकिन कुछ वीकनेसेस होते हैं जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होना, मैनेजर इनएफिशिएंट है यानी कि एफिशिएंट मैनेजर्स का ना होना, प्रोडक्ट आपका वीक है। तो इस प्रकार प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है और जो है प्लानिंग की जाती है अकॉर्डिंगली कि हम कैसे इनमें सुधार भी लाएं, है ना। फिर आता है हमारा 4th स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हमें डिटरमाइन करने हैं कि हाँ जो प्रॉब्लम आई है उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं अवेलेबल या नहीं। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और देयर कैन बी वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आप जानते हो एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मौजूद। एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मोर फंड, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है तो उसके पास काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके पास जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक फंड्स कलेक्ट करने के लिए, लाइक इशू ऑफ शेयर कैपिटल। एक ऑर्गेनाइजेशन तो फंड्स वो कैसे कलेक्ट कर सकता है, शेयर कैपिटल को इशू करके, बैंक से लोन लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अगर एक प्रॉब्लम आई फंड्स की कमी की तो हम इन ऑल्टरनेटिव से फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें वही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना चाहिए जो लीस्ट कॉस्ट पर हो, ठीक है, जिसका जो है लीस्ट कॉस्ट पर हो, यानी कि कम कॉस्ट पड़े जिस पे हमें। 5th आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो अब हम इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि यहाँ तो हमें पता लगा कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। 5th स्टेप में हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि देखेंगे कि कौन सा सबसे हमारे लिए बेटर है। हम हर ऑल्टरनेटिव की मेरिट और डीमेरिट को ध्यान में रखेंगे कि हाँ इसकी ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है। तो हम सब पॉइंट्स को कंसीडर करके ढंग से जो है एक प्रॉपर जो है उसका इवैल्यूएशन करेंगे 5th स्टेप में। 6th में हम उसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है, छोटी सी, बिल्कुल क्लियर है। 7th में जब हमने ये कर लिया तो हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हमारा प्लान बन गया है स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान, तो अब इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अभी तो हमने प्लान बनाया है, अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। तो हम इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट शुड बी असाइंड ए प्रॉपर पर्सन। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को असाइन की जानी चाहिए प्रॉपरली, और लीडरशिप भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, तभी आपका प्लान जो है सक्सेसफुल हो पाएगा और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। फिर आता है कंट्रोल। तो एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इफ़ मार्केटिंग प्लानिंग हैज़ गोट सक्सेस इन वन फील्ड, कि अगर एक मार्केटिंग प्लानिंग को एक फील्ड में सक्सेस मिली है तो सेम प्लानिंग इज सूटेबल फॉर अदर फील्ड ऑल्सो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लानिंग जो है वो दूसरी फील्ड में भी सूटेबल होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मार्केटिंग प्लानिंग की कंट्रोलिंग करना, स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट के साथ, और बाय प्रॉपर इंस्पेक्टिंग द रीजंस ऑफ डेविएशन, कि भाई ये जो डेविएशंस आए स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट में ये किस वजह से आए, तो उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है। तो ये कंट्रोलिंग में आता है। फिर आता है फॉलोअप। तो ये लास्ट है हमारा फॉलोअप, जिसमें फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान कंटिन्यू रेगुलरली। हम जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का जो कार्य है वो रेगुलरली चलता रहता है, और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डज नॉट गेट ओवर आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब आपने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, ज़रूरी नहीं है, मतलब जब आपने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को, तो ये मतलब नहीं होता इसका कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का कार्य ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये इंस्पेक्ट भी किया जाता है, जो आपने इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को इंस्पेक्ट किया जाता है, और इंस्पेक्शन के बाद ये एसरटेन किया जाता है कि क्या हमारा जो प्लान जो है इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली हुआ भी है या नहीं, और क्या क्या डिफ़िकल्टी अराइज हो रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, और जो चेंजेस हैं वो भी इमीडिएटली लिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग फॉलोअप के दौरान वेरियस एडजस्टमेंट की जाती हैं मार्केटिंग प्लान में। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल से समझाया गया है फॉलोअप का पॉइंट, कि इफ़ प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंग टू 5% इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर। यहाँ बोला गया है कि प्लान्स बना है किसके अकॉर्डिंग, कि प्राइस जो है 5% बढ़ जाएगा फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा, 10% बढ़ा।
देन मार्केटिंग मैनेजर ऑल्सो हैव टू चेंज देयर प्लान, तो मार्केटिंग मैनेजर को भी अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा 10% के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे प्रोसेस। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े। देन हम अब कवर करेंगे लिमिटेशंस को। तो अब हम करेंगे लिमिटेशंस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कुछ क्रिटिक्स भी आते हैं दैट एक्सपेंसेस मेड ऑन दीज आर वेस्टफुल, मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिस पे हम एक्सपेंसेस करते हैं बट वो वेस्टफुल होते हैं, यानी कि फालतू की चीज़ों पे जो है खर्चे हो जाते हैं। तो दे से दैट मार्केटिंग प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड अनरिलायबल। अब देखो, वो बोलते हैं कि मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, अनरिलायबल है। तो देयरफॉर सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज डाउटफुल, इसीलिए हमारी जो प्लानिंग की सक्सेस है वो हमेशा शक के दायरे में रहेगी, डाउटफुल रहेगी। तो लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग आ रहा है फॉलो। तो नंबर 1 आता है प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंजेस। तो नंबर 1 आता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंजेस, की लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में रैपिड चेंज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इन द वे ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार मार्केटिंग एनवायरनमेंट लगातार रैपिडली चेंज हो रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, दिक्कत है। तो चेंजिंग कैपेसिटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। तो चेंजिंग कैपेसिटी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या होती हैं, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। चेंजेस अक्कर वेरी फास्ट, क्योंकि चेंजेस जो बदलाव आते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, लोगों का चेंज हो जाता है। किसी प्रोडक्ट के प्रति डिमांड जो है वो लोगों की चेंज हो जाती है। कंपैटिटर्स की पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, जिस वजह से जो है एक थ्रेट आता है। तो ये क्या है, रैपिड चेंजेस में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में प्रॉब्लम भी आती है। फिर आता है हमारा चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ में चेंज आता है। तो पॉलिसी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट की होती है, लाइक टैक्स पॉलिसी हो गई, प्रोडक्शन पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के होते हैं हमारे, और ऑर्गेनाइजेशन का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्टिविटीज़ आर चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप जानते हो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ भी चेंज होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ फर्म के द्वारा जो है बनाई जाती है वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन है। थर्ड आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या बोला गया है कि एवरी डे न्यू चेंजेस अक्कर इन प्रोडक्शन। हम जानते हैं प्रोडक्शन में हर दिन नए नए बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो ओनली दैट मार्केटिंग मैनेजर सर्वाइव इन द मार्केट हु एक्सेप्ट दीज चेंजेस ऑन टाइम, कि वही मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है जो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले समय पर। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का फॉर्मुलेशन कैसे आप करते हो, कुछ किस चीज़ को कंसीडर करके, इन चेंजेस को। तो ये क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो। फिर आता है हमारा कंपैटिटर्स की स्ट्रैटेजीज, यानी कि स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपैटिटर्स। तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है, कंपैटिटिव फर्म मेक चेंजेस इन देयर स्ट्रैटेजीज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो यहाँ पे बोला गया कभी कभार जो कॉम्पेटिटिव फर्म्स होती हैं वो चेंजेस करती हैं अपनी स्ट्रैटेजीज में। क्यों करती हैं, क्योंकि उनके प्लान जो हैं वो फेल हो रहे हैं, दैट्स वाई उनको ये करना पड़ रहा है। तो व्हेन एनी कॉम्पेटिटिव फर्म लॉन्चेज इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट और मेक चेंजेस इन दी ओल्ड प्रोडक्ट देन इट इंक्रीज द सेल ऑफ दैट फर्म। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि जब भी कॉम्पिटिटिव फर्म जो होगी, अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में,
या फिर ओल्ड प्रोडक्ट को ही मॉडिफाई करके उसको और अच्छा और बेहतर बना के अगर सेल करती है तो उस फर्म की सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी फर्म की सेल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या है, कंपैटिटर की स्ट्रैटेजी की वजह से आपके स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपैटिटर ने नया प्रोडक्ट या फिर ओल्ड प्रोडक्ट को ही बेटर बना के मार्केट में पेश किया है, उसकी सेल बढ़ गई, तो इस वजह से आपको भी उसके अकॉर्डिंगली उससे बेहतर कुछ लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। उसके बाद चेंजेस इन फैशन की बात करें, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन कंज्यूमर्स फैशन इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑल्सो इफेक्ट द एस्टिमेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आते हैं कंज्यूमर के फैशन में, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, तो ये सब भी आता है जो कि अफेक्ट करता है। जैसे कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि रेडीमेड क्लोथ्स जब से उनका यूज़ बढ़ा है तब से जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाए जाते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो बुरी तरीके से इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। अनसर्टेनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान है वो किस पर बेस्ड होता है, फ्यूचर पर, और हम जानते हैं फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो इसीलिए नो स्पेसिफिक एस्टिमेट कैन बी मेड अबाउट फ्यूचर इवेंट। तो आप कोई निश्चित एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते किसी भी फ्यूचर चेंज का। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो सिर्फ एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती हैं, जो कि अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, सर्टेन नहीं होते। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, इन द सेंस कि आप फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान ही लगाते हैं। तो मोर द फोरकास्ट आर रिलेटेड टू लॉन्ग रन, मोर इज देयर अनसर्टेनिटी एंड अनरिलायबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा फोरकास्ट लॉन्ग रन से रिलेटेड होगी उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनरिलायबिलिटी होगी। रेजिस्टेंस टू चेंज की बात करें तो जनरली मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेजिस्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान में चेंज लाने के लिए, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते वो। तो वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क इन वन वे दे डू नॉट लाइक टू परफॉर्म इट इन अनदर वे। क्यों? क्योंकि जब वो एक टास्क को एक ही तरीके से कर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि उसी टास्क को वो किसी दूसरे तरीके से करें। तो इट्स मेन रीजन इज दैट फॉर लर्निंग न्यू एक्टिविटी, कि कोई नई लर्निंग एक्टिविटी, नई एक्टिविटी को लर्न करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उसी तरीके से करूँ। बट क्योंकि अब चेंज आया है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, दे हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन न्यू एनवायरमेंट विच इंक्रीज वर्कलोड ऑन देम। तो इससे क्या होगा, जब उनको नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, नए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, तो उनका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले उनको सीखना पड़ेगा, तब उनको करना पड़ेगा। तो ड्यू टू दिस इसी वजह से वो क्या करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज को कहते हैं ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। लैक ऑफ इनिशिएटिव की बात करें तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है रिड्यूस करता है इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सबॉर्डिनेट परफॉर्म देयर टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान, कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं है ना, तो वो अपने टास्क को प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वर्क इज परफॉर्म्ड इन दी वे इट इज स्पेसिफाइड इन प्लान। तो वर्क उस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से प्लान में लिखा होता है या प्लान में बताया जाता है उनको। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी थिंकिंग पावर जो है वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से प्लान में लिखा है उस तरीके से उनको फॉलो करना है, तो थिंकिंग पावर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी उनको। तो दैट्स वाई इनिशिएटिव कहाँ से आएगा, इनिशिएटिव भी तो वहीं से आता है जब हम अपनी थिंकिंग को करते हैं, थिंकिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट मैनेजरियल एबिलिटी। तो अंडर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। की स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जो कि हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में होती है। ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें इमेजिनरी पावर, पेशेंस, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन विच हैव एम्प्लॉय विद लेस मैनेजरियल एबिलिटी कैन नॉट परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन प्रॉपरली। कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके एम्प्लॉयज़ में मैनेजरियल एबिलिटी ही नहीं है तो वो
ये कार्य कभी भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। उसके बाद हमारा आता है 10th पॉइंट लिमिटेशन का, जो कि है डिफिकल्टी इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ऑब्वियसली अब हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, बट डिफ़िकल्ट होता है ना कि बेस्ट कौन सा है हमारे लिए। तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी आती ही आती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी एनालिसिस करने पड़ते हैं हर चीज़ का। तो उस हिसाब से जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग तो ऑब्वियसली है, जब आप की चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को, फिर उसका एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे एक बात बोली गई है 11th पॉइंट में, टाइम कंज्यूमिंग में, कि मार्केटिंग प्लानिंग इज नॉट रेकमेंडेड इन अ सिचुएशन व्हेन फास्ट डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। कि मार्केटिंग प्लानिंग कभी भी वहाँ पे नहीं हो सकती जहाँ पर जल्दी जल्दी डिसीजन लेना बहुत रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पे कभी भी मार्केटिंग प्लानिंग रेकमेंड नहीं की जा सकती उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग करना है, बट ये फास्ट वाला है ही नहीं ना। मार्केटिंग प्लानिंग में तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप पहले हर चीज़ को एनालाइज करोगे ना, सो दैट्स वाई। उसके बाद 12th लिमिटेशन का पॉइंट आता है कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो कॉस्टली तो होगा ही होगा। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्लानर हैज़ टू फॉलो लॉन्ग वे। तो काफ़ी ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंटेशन में, हर चीज़ में जो है कॉस्ट बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट 12th पॉइंट में ये बोला गया है कि द लोड ऑफ इंक्रीज कॉस्ट इन पुट ऑन द कंज्यूमर। कि जो ये कॉस्ट बढ़ती है ना, आप जानते हो ना कि कॉस्ट का पैसा अल्टीमेटली कौन देता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर ही देता है। तो कंज्यूमर पर भी ये इस चीज़ का लोड पड़ता है कंज्यूमर पर, जिससे कि बाइंग कैपेसिटी भी इन्फ्लुएंस होती है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही बेचोगे, तो ज़्यादा का पड़ेगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बाइंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होगी कस्टमर की, कि वो खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि महंगा है, दैट्स वाई। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। कि पॉलिसी और प्रोसीजर में इनफ्लेक्सिबिलिटी होना, यानी कि वो फ्लेक्सिबल ना होना। तो बाय वर्किंग थ्रू द मीडियम ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इनफ्लेक्सिबिलिटी कम्स इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ बोला गया है कि जब आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के द्वारा काम कर रहे हो तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि आप प्लान के हिसाब से चल रहे हो, प्लान के हिसाब से ही आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स सेट करे हैं। तो ड्यू टू इट सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम डाउटफुल। इसकी वजह से आपकी सक्सेस जो है वो डाउट पे आ जाती है, डाउटफुल हो जाती है। तो इसमें अंडर इट एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ प्लान्ड वे। और आप जानते हो जब आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग करते हो तो सभी फंक्शंस जो है वो प्लान्ड वे में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि प्लान करके। तो इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन सिचुएशंस, यानी कि अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि सिचुएशंस में ही चेंज आ गया, तो आप अपने प्लान्स में कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर्स में। क्यों? क्योंकि आपने तो प्लान सेट किया था। और ये जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि स्मॉल चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन लार्ज चेंजेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप लार्ज चेंजेस करते हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कभी कभी क्या होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल नहीं कर पाते अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। अब यहाँ पे बोला गया है बेस्ड ऑन रॉन्ग अजम्पशन एंड एस्टिमेशन। तो इसका तो बिल्कुल ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग किसके बेस पे कर रहे हो, फ्यूचर पे। तो अगर आपने कोई रॉन्ग अजम्पशन यूज़ कर ली, रॉन्ग एस्टिमेशन लगा दिया, तो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो बेस्ड किस पे होता है, कभी कभार रॉन्ग अजम्पशंस भी हो सकती है, रॉन्ग एस्टिमेशन भी लगाया जा सकता है, जिस वजह से नुकसान होगा। तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। केयरलेसनेस की बात करें तो कभी कभी मार्केटिंग मैनेजर डू नॉट
पे प्रॉपर अटेंशन टू दी प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर प्रॉपरली वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दे कम्प्लीटली गेट डिपेंडेंट अपॉन प्लान्स, वो पूरी तरीके से प्लान्स पर डिपेंड कर हो जाते हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो ये थी लिमिटेशंस। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।